एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है कि यदि हम इतिहास को देखें तो वनों में रहने वाले, अधिवास करने वाले विशेषकर जनजातियों का मुद्दा औपनिवेशिक काल से ही मान्यता और अधिकार प्राप्त करने के लिए एक संघर्ष रहा है, एक आंदोलन रहा है। अंग्रेज़ों ने वनों को केवल राजस्व और संसाधन के स्रोत के रूप में देखकर संभवतः ऐसा कानून बनाया जिसमें सारी चीज़ों की चर्चा हुई, वन की विविधता के बारे में, जैविक विविधता के बारे में, वनों के और वनों के प्रबंधन के बारे में, पर उसके अंदर रहने वाले जनजातीय समाज की चर्चा नहीं हो पाई और उनके जो नैसर्गिक जीवन व्यवस्था है उसकी अनदेखी हुई। जनजातीय लोगों के लिए वन न केवल एक घर है बल्कि एक सामुदायिक जीवन का एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक हिस्सा है। जनजातीय समुदाय ने समय के साथ साथ प्रकृति के तरीकों के अनुरूप और संयोजन में जीवन जीने के अपने ढंग को विकसित किया है और प्रकृति के साथ एकमय, तारतम्यता, सामंजस्यता होकर जीवन जीना सीखा है। उन्हें इस जो नैसर्गिक व्यवस्था है उससे अलग नहीं किया जा सकता है और इसलिए जब कोई उपाय नहीं देखते हैं तो उसका प्रतिवाद करते हैं। ऐसी अवस्था हम लोगों ने समय समय पर देखा है। मुझे स्मरण है कि और मैं उसी का उपज हूँ एक, कि आप कभी इसको जानने का प्रयत्न करेंगे कि जंगल एक फायरिंग हुई थी, पुलिस फायरिंग हुई थी इसी बात को लेकर कि जंगल का अधिकार एक नैसर्गिक अधिकार है, गोवा गोली कांड, जहाँ ग्रामीणों की मृत्यु हुई थी और एक उद्वेलित समाज के रूप में लोगों ने प्रतिवाद किया था उन दिनों में जब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। वो इस बात को लेकर कि उसकी जो नैसर्गिक व्यवस्था है, जो रह रहे हैं, वो प्रकृति को न छेड़छाड़ करते हैं न उसकी अवैध कटाई करते हैं, बल्कि गांव की जो परंपरा रही है उसमें यदि अपने खेती किसानी के लिए भी लकड़ी चाहिए तो ग्राम देवता और वन देवता की पूजा होती है और तब वो लकड़ी प्राप्त करते हैं, अन्यथा किसी लकड़ी को जो जीवित लकड़ी है उसको छूते नहीं। ये परंपरागत व्यवस्था है। तो वनों को केवल एक वाणिज्यिक और आर्थिक संसाधन के रूप में प्रसारित करने के कानूनों और विनियमों ने जनजातियों के पैतृक घरों को दूर धकेल दिया और उनकी पहुंच को वन संसाधन और जैव विविधता के तक प्रतिबंधित कर दिया, जिस पर वो सदियों से भोजन, आजीविका और सांस्कृतिक जरूरतों के लिए निर्भर थे। इससे वन निवासी समुदाय की पारंपरिक संसाधनों, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थानों, चराई और लकड़ी के साथ साथ गैर लकड़ी वन उत्पादों से संबंधित अन्य आजीविका गतिविधियों तक पहुंच और आवाजाही बहुत ही सीमित हो गया था। अपनी पहुंच सीमित हो जाने से जनजाति आजीविका, उनके पर्यावास और अधिवास और सामाजिक सांस्कृतिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इन सारी बातों को बहुत अरसे के बाद में इस देश में लोगों ने विचार किया, विमर्श किया और उसके बाद एक जो उनके साथ माना गया कि इनजस्टिस हुआ है, क्योंकि वो जंगल के दावेदार नहीं है, जंगल के रखवाले हैं और रखवाले दावेदार हैं इस दृष्टि से क्योंकि उसमें अपनत्व का भाव है। तो आप यदि आज़ादी के संघर्ष में भगवान बिरसा मुंडा के आंदोलन को आप देखें तो उसकी पृष्ठभूमि में यही देखा जाएगा कि जल, जंगल और ज़मीन ये हमारी परंपरागत व्यवस्था है और उस व्यवस्था के आधार पर हमें हमारी नैसर्गिक जीवन को प्रभावित करने का प्रयत्न
किसी को नहीं करना चाहिए। और अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने बिगुल फूंक करके बाध्य किया, और उसमें सारी चीज़ें व्यवस्थित है। आप उस आंदोलन के बाद के कानूनों को यदि आप देखेंगे तो जो छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम है, उस अधिनियम का एक पार्ट में मैं समझता हूँ कि संजय कुमार जी सबसे अधिक जानते हैं क्योंकि वो इस राज्य से संबंधित है, पदाधिकारी हैं, कि वहाँ एक खुदकट्टी राइट्स है। खुदकट्टी राइट्स यानी कि जंगल का पूरा अधिकार आज भी परंपरागत ढंग से ऑन डॉक्यूमेंट्स, तो फॉरेस्ट लैंड के रूप में या फॉरेस्ट का वहाँ प्रबंधन कुछ नहीं है, लेकिन आप जाकर के देख सकते हैं जंगल बाकी क्षेत्रों में और वहाँ कितना घना है। वो गांव वाले ने बचा करके रखा है। 39 मौजा कुचाई ब्लॉक में है। उस एरिया का जो वन क्षेत्र है वहाँ किसी गांव के व्यक्ति को भी लकड़ी लाने के लिए प्रतिबंधित है, और वही ला सकता है जिनको आवश्यकता है। अभी तक वो व्यवस्था बनी हुई है। उसी व्यवस्था का ये फॉरेस्ट राइट एक्ट एक जो आज हम जिसके माध्यम से लोगों तक यह संवाद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको एक विस्तार रूप दे रहे हैं कि उसी तरह का प्रबंधन होना चाहिए जिससे जैविक विविधता बनी रहे, उसका वनोपज का पूरा लाभ वो ले सके, और वन जिसके वजह से आज दुनिया चिंतित है क्लाइमेट चेंज के बारे में, ये पर्यावरण संरक्षण के लिए एक प्रमुख भूमिका निभा सके। तो ऐसे दृष्टि रख करके आज जो कार्य हो रहा है, इससे हमारे संसाधनों की बढ़ोतरी होगी, जंगल में बढ़ोतरी होगी, और जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनके जीवन में जो एक व्यवस्था हैप्पीनेस है, वो हैप्पीनेस इंडेक्स और आगे बढ़ेगा, और उसको आगे वाले दिनों में ज़्यादा व्यवस्थित ढंग से हम किसी भी क्षेत्र में जोड़ सकते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये जो हम नए तरीके से आज जॉइंट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इसके बारे में हमारे और माननीय मंत्री जी के बीच में 10/8/2020 को एक बैठक हुई थी, और उस बैठक में हम लोगों ने कहा था कि हम लोग कैसे करके यह सुनिश्चित करें जिससे दोनों के लिए बेहतर हो सके। उनके अनुनाश्रय संबंधों को तोड़कर हम एकांगी में न जंगल बचा सकते हैं न लोगों को बचा सकते हैं। तो उनके अनुनाश्रय संबंध बना रहे, ऐसी व्यवस्था के साथ जब ये फॉरेस्ट एक्ट FRA बनाया गया है, उसके दो पक्ष है, दो महत्वपूर्ण बिंदु है। एक जो इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स के तहत उनको सुविधा मिलनी है, और दूसरा है कि कम्युनिटी फॉरेस्ट के माध्यम से पूरा प्रबंधन इस रूप में करे कि उनके जो परंपरागत व्यवस्था है, क्योंकि हम लोग अपने मुंडारी भाषा में बुरू बोंगा बोलते हैं, इन्हें यानी वन देवता बोलते हैं। हमारे सामने के जो भी पहाड़ होंगे, हमारे सबसे बड़े देवता उसी पहाड़ पे होंगे, और साल में अगर बारिश भी नहीं हो रही है तो वहाँ जाके पूजा करेंगे। बारिश अधिक हो गई तो भी पूजा करेंगे, बारिश नहीं हुई तो भी पूजा करेंगे। जितने तरह के आपदा विपदा के लिए वो जंगल हमारा सबसे बड़ा आधार है जीवन का। तो ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को और मजबूती मिले, और कानूनी तरीके से जब इन बातों को देखा गया है, माना गया है कि इसमें एक इनजस्टिस हुआ है, तो और हमें कैसे सशक्त करना चाहिए। और उसी कड़ी में इन मुद्दों को हल करने के लिए अपने मंत्रालयों के बीच में लगातार दोनों मंत्रालय मिलकर के पत्राचार और सारे चीज़ों को बहुत अधिक अध्ययन किए, और जो एक उद्देश्य है, एक कॉमन उद्देश्य बनाने में हम सफल हुए कि हम मिल कर के इन सारे चीज़ों को कैसे बेहतर बनाएं। और इस दृष्टि से आज हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि दोनों मंत्रालयों के बीच में हमारा यह सहभागिता पत्र जारी हो रहा है, जो हम एक सतही तौर से जंगल में रहने वाले आदिवासी को, जनजातीय और जनजातीय समाज को केंद्रित करते हुए वनों का आच्छादन अधिक से अधिक हो, यह सुनिश्चित कर रहे हैं। तो इस संकल्प का परिणाम स्वरूप हम मानते हैं कि सारे मुख्य सचिव, सारे
राज्यों के जो वन मंत्रालय के हों या ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के हों, सारे पदाधिकारी एक संवेदनशीलता के साथ यह सुनिश्चित करेंगे कि जो हमारे इस एक्ट के प्रीएम्बल है और जो इस एक्ट के उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए दोनों चीज़ों का ध्यान कैसे अधिक से अधिक रखें। जैसे एक जिसे कहा जाए कि एक समानुपातिक ढंग से हम यह सुनिश्चित कर सके कि दोनों चीज़ों में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका हो रही है और केंद्र बिंदु वह गांव में जंगल के बीच रहने वाला गांव का नागरिक है, चाहे वह जनजातीय समाज या अन्य समाज जो भी हों, जो भी रह रहे हैं, क्योंकि इसमें एक यह है कि ट्राइबल एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, उन सारे लोगों के लिए ये व्यवस्था बनाई गई है। और मुझे बहुत खुशी है कि उस कड़ी को हम पाटने में सफल हो रहे, जैसे जिसके वजह से कई तरह की शंकाएँ, कई तरह की बातें, क्योंकि दो चीज़ें हमेशा उभर करके सामने आ रही थी, जिसके माध्यम से जो नीचे स्थानीय स्तर पर खास करके एसडीओ एंड डीएफओ के बीच में लगातार पत्राचार के माध्यम से इतने सारे ये होते थे कि गरीब आदिवासी चाहते हुए भी उन सारे चीज़ों को करने में अपने आप को कमज़ोर पाता था। कम्युनिटी फॉरेस्ट के माध्यम से जब हम इन सारे चीज़ों को सही तरीके से व्यवस्थित करेंगे तो मैं मानता हूँ कि लोगों के जीवन स्तर, जिस कार्य को अतिरिक्त बल देने के लिए इस मंत्रालय ने ट्राइफेड का गठन किया है, और ट्राइफेड के माध्यम से हम वन धन, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक महत्वाकांक्षी योजना है, वन धन केंद्र, आदरणीय प्रधानमंत्री के अगुवाई में, मैं समझता हूँ कि यह वनवासी समाज, आदिवासी समाज, जनजातीय समाज के लिए एक नया अध्याय के रूप में माना जाएगा कि हम एक नए तरीके से जनजातीय समाज के लिए और वनों के लिए कार्य कर रहे हैं, और इस कार्य का लाभ निश्चित रूप से सबको मिलेगा। मैं इस अवसर पर माननीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी को, बाबुल सुप्रियो जी को, हमारे रेणुका सिंह जी सहित सभी पदाधिकारियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आइए हम सब मिलकर के संकल्प को पूरा करने का संकल्प लेते हुए आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।